नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, समसामयिक घटना चक्र का जो सामान्य अध्ययन का पूर्वावलोकन पुस्तक है, जो कि 8 खंडों में चतुर्थ खंड है और उसका हम लोग हल प्रश्न पत्र देख रहे हैं, जो कि 2022 एडिशन का है। दोस्तों, इस पुस्तक में 1990 से लेकर के फरवरी 2022 तक के प्रश्न को संकलित किया गया है और यह पुस्तक जो है वो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने इस पुस्तक में कुल मिलाकर बात करें तो अध्यायवार विभाजित करके अध्ययन करते हुए हम लोग 22 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, अर्थात 22 अध्याय को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि संसद का दूसरा पॉइंट था राज्यसभा। अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से आप लोग उसे देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग पता करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों, जो अगला अध्याय है अर्थात 23वां अध्याय है, जो कि संसद का तीसरा पॉइंट होगा, वो होगा कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। उससे संबंधित जो आयोग के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का हम लोग अवलोकन करने वाले हैं। तो आइए बिना विलंब करते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो इस तरीके से 23वां अध्याय का जो तीसरा पॉइंट है, जो कि संसद से संबंधित है दोस्तों, संसद का तीसरा पॉइंट कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया की है और उसके नोट्स को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। इसका नोट्स जो है वो कह रहा है दोस्तों, संसद उच्चतम विधायी संस्था है, संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, अर्थात संसद जब संविधान में संशोधन करती है तो वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत ही करती है। इसके बाद में देखिए अगला पॉइंट कह रहा है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल 6 महीने का हो सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति आदि ये सभी संसद के अधिकारी कहलाते हैं। दोस्तों, अगर कोई संसद सदस्य जब 60 दिन तक सदन को बिना सूचित किए हुए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता जो है वो समाप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषयों पर कोई भी कानून बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकती है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। सदन का अध्यक्ष किसी सदस्य को बोलने से रोक कर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है, यह बैठ जाना कहलाता है। दोस्तों, सदन के किसी सदस्य के द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया हो उसका त्याग कर दूसरे दल में शामिल होना पक्ष त्याग कहलाता है। बात करें शून्यकाल की तो दोस्तों, शून्यकाल भारत की संसदीय व्यवस्था की देन है। यह अधिकतम 10 घंटे का हो सकता है। लोकसभा में इसका समय प्रश्नकाल के बाद सामान्यतः दोपहर 12 बजे से लेकर के अपराह्न 1 बजे तक होता है। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता है। दोस्तों, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय उल्लेखित है और अनुच्छेद 110 धन विधेयक में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इसे साधारण विधेयक की तरह पेश किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उस पर राज्यसभा द्वारा 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाता है जब किसी विधेयक अर्थात धन विधेयक एवं अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के अतिरिक्त पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हों। अनुच्छेद 118(4) के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अब तक 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। दोस्तों, वर्ष 1961 में प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक पर, वर्ष 1978 में द्वितीय संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन विधेयक पर तथा वर्ष 2002 में तृतीय संयुक्त बैठक पोटा के लिए बुलाई गई थी। कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों में से किसी एक सदन के पटल पर रखा जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। वहीं अगला पॉइंट को देखें तो कह रहा है, भारत की लोकवित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है।
भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। वहीं बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 के बारे में, तो इसके अनुसार विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। इसके बाद वाले पॉइंट को देखें जो कि कह रहा है भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है। दोस्तों, भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है। इसके बाद वाले पॉइंट को देखें, भारतीय संसद संसदीय समिति के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा इसके नोट्स को, और अब हम लोग देखेंगे इस टॉपिक से पूछे हुए प्रश्न को, प्रश्न कोश को। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न जो है वो कह रहा है, नीचे दी हुई सारणी पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, सारणी को देखना है किसके संदर्भ में, तो भारत की संसद के संदर्भ में। दोस्तों, भारत की संसद जो है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के संदर्भ में देखना है और बताना है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं राज्यसभा के बारे में और लोकसभा के बारे में। पहला पॉइंट कह रहा है 250 से अनधिक सदस्य और लोकसभा में 252 से अनधिक सदस्य। अगला पॉइंट है 12 नाम निर्देशित और 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अनधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन तथा एक्स। और इधर जो राज्यसभा में कह रहा है 238 से अनधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि। दोस्तों, यहाँ एक्स के स्थान पर क्या भरा जाएगा इसको देखना है। एक बार फिर से पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में जो कि कह रहा है 250 से अनधिक सदस्य, 12 निर्देशित और 238 से अनधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि। लोकसभा में कह रहा है 252 से अनधिक सदस्य, 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अनधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन तथा एक्स। एक्स के जगह पर दोस्तों क्या रखना होगा इन विकल्प में से। दोस्तों, 4 विकल्प दिया हुआ है और एक्स के जगह पर क्या चूज करना है ये पता करना है। तो एक्स के स्थान पर आ जाएगा संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है प्रश्नकाल में लोकसभा के 552 से अनधिक सदस्यों में से 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि, 20 से अनधिक संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि, अनुच्छेद 81 और 2 से अनधिक राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत आंग्ल भारतीय हो सकते हैं, अनुच्छेद 331 के तहत। वहीं संविधान का जो 104वां संशोधन अधिनियम 2019 है उसके द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि को नामित करने के प्रावधान को पूर्व निर्धारित समय सीमा अर्थात संविधान के आरंभ से 70 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2020 ईस्वी से आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। इस तरीके से अगले पॉइंट को देखें। दूसरा नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति जो है वो एक साथ समवेता संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के विषय अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों, इसमें सही कथन का चूज करना है तो सबसे पहले हम लोग पहले कथन को देखें जो कि कह रहा है राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरे कथन को देखें जो कि कह रहा है दूसरा कथन कह रहा है राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं दोनों के दोनों कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूट के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 2 कथन जो है वो दोनों सही है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। और दूसरा जो है दोस्तों वो कह रहा है संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है। इस तरीके से ये दोनों कथन जो है वो बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। इस तरीके से देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है दोनों कथन संविधान में उल्लिखित है। अनुच्छेद 59(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, जबकि अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति जो है वो संसद का एक हिस्सा होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारतीय संसद बनती है। दोस्तों भारतीय संसद जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है। दोस्तों भारत में संसद जो है वो राष्ट्रपति, उसके बाद में राज्यसभा और लोकसभा अर्थात 1, 2 और 3 से मिलकर के बनती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। दोस्तों भारतीय संसद में बात करें तो राष्ट्रपति और दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं 9वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नांकित पर विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए। दोस्तों भारतीय संसद की सही गठन की बात करें तो वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 10 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है। भारतीय संसद में बात करें तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बनता है, संसद का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें 11 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारतीय संसद के घटक हैं। दोस्तों भारतीय संसद के घटक हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात केवल एक ही बात को ध्यान में रखना है कि भारत का जो संसद है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर ही बनता है। और इसी एक प्रश्न को आयोग के द्वारा किस तरह से मोड़ मोड़ के पूछा गया है, इस बात पर जरूर ध्यान रखना है दोस्तों। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 12वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। वो है दोस्तों उपराष्ट्रपति, अर्थात उपराष्ट्रपति जो है वो संसद का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 में उपबंधित है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों अर्थात राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनेगी। अतः दिए गए विकल्पों में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों संसद के अनन्य भाग हैं, जबकि उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। दोस्तों एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद का बैठक होना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(1) के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद के प्रत्येक सदन की बैठक होना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। दोस्तों कितना का होना चाहिए, तो 6 महीने का अंतराल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें 15 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं। दोस्तों संसद के अधिकारियों की बात करें तो उनमें जो है वो अध्यक्ष लोकसभा के, उसके बाद में लोकसभा के उपाध्यक्ष, महासचिव लोकसभा के, उसके बाद में अध्यक्ष राज्यसभा के, अर्थात ये चारों के चारों जो हैं वो अधिकारी में सम्मिलित है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये सभी चारों के चारों सही हैं। आगे बढ़ते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है संविधान के अनुसार संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89 के तहत, और लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 के तहत, तथा संसद सचिवालय अनुच्छेद
98 के तहत। इस प्रकार से अभिष्ट उत्तर जो है वो विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। दोस्तों 60 दिनों के लिए अनुपस्थित रहता है तब उसकी सदस्यता जो है वो समाप्त समझी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है अनुच्छेद 101 के 4 के अनुसार संसद एवं अनुच्छेद 190(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की गणना करने में किसी ऐसे अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। इस तरीके से अगले प्रश्न को देखें 17 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, अर्थात 60 दिन के लिए अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। 18 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर उसकी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। दोस्तों वो 60 दिन अनुपस्थित रहने पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह संसद की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। इसका डिस्क्रिप्शन जो कि कह रहा है सर्वप्रथम दिसंबर 2000 ईस्वी में पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा सांसद बिरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थित रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं जो कि कह रहा है संसदीय नियमों एवं प्रक्रिया के तहत किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है यदि वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है अथवा तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दोस्तों नीचे जो कथन दिया गया है उस पर विचार करना है और इसके तहत सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहले कथन को। तो पहला कथन कह रहा है संसद अर्थात निरहर्ता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरहर्ता से छूट देता है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों अगले पॉइंट को। ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है। और दूसरे कथन को देखें जो कि कह रहा है उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया जा चुका है या किया गया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों कथन 2 जो है वो भी बिल्कुल सही है। तीसरे कथन को देखें जो कि कह रहा है शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है, ये नहीं किया गया है, अर्थात ये कथन गलत है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एकवा और दूसरा 2 कथन जो है वो सही हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल 1 और 2 सही हो रहा है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है संसद निरहर्ता निवारण अधिनियम 1959 के तहत अनेक पदों को लाभ के पद के आधार पर संसद की सदस्यता के लिए निरहर्ता से छूट प्रदान की गई है। इस अधिनियम में अब तक कुल मिलाकर 5 बार वर्ष 1993, उसके बाद 99, उसके बाद 2000 और 2006 तथा 2013 में संशोधित करके विभिन्न अन्य पदों को इस अधिनियम में शामिल करते हुए लाभ के पद के आधार पर निरहर्ता के दायरे से बाहर किया गया है। भारत के संविधान में लाभ का पद शब्द परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि इस शब्द का उल्लेख संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में हुआ है। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में से केवल कथन 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 22 नंबर जो कि कह रहा है लाभ के पद का वर्णन अर्थात डिसीजन कौन करेगा। दोस्तों लाभ के पद का निर्णय जो है वो करने वाला है दोस्तों आपका राष्ट्रपति एवं राज्यपाल और संघीय संसद, अर्थात 1 और 2 ए और बी दोनों कथन जो है वो इसका सही हो रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके और भी ऑप्शंस को और डिस्क्रिप्शंस को।
इस तरीके से इसका सही उत्तर हो रहा था ए और बी। हम लोग देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है विश्लेषण 1। विश्लेषण 1 कह रहा है कोई पद संसद अथवा विधान मंडलों की सदस्यता की निर्भरता हेतु लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 102(1) का उपखंड क के अंतर्गत केंद्र में संसद तथा अनुच्छेद 191(1) क के अंतर्गत राज्यों में राज्य विधान मंडल करेंगे। अगला जो है वो विश्लेषण 2 कह रहा है कोई व्यक्ति जो संसद अथवा विधान मंडलों की सदस्यता से लाभ के पद के आधार पर निरहत घोषित किया गया है, वह अपने लाभ के पद के कारण निरहर है अथवा नहीं, इसका निर्णय जो है वो केंद्र के अनुच्छेद 103(1) एवं 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा तथा राज्यों में अनुच्छेद 192(1) एवं 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करेगा। अतः विश्लेषण 1 के अनुसार सही विकल्प बी होगा तथा विश्लेषण 2 के अनुसार सही विकल्प ए माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। वो है दोस्तों अनुच्छेद 105, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के दोनों सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। वो है दोस्तों साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों, उसकी समितियों तथा सदस्यों को प्राप्त विशिष्ट अधिकार, उन्मुक्तियां व छूट होती हैं। इन विशेषाधिकारों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले वर्ग के अंतर्गत वे जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग की जाती हैं, और दूसरा वे जो व्यक्तिगत रूप से संसद सदस्यों द्वारा उपभोग्य होते हैं। दोस्तों संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले विशेषाधिकार जो है वो निम्न प्रकार से है। सबसे पहला जो विशेषाधिकार है वो है कि अपनी बहस और कार्यवाही के प्रकाशन को रोकने का विशेषाधिकार। दूसरा है सदन से अपरिचितों को बाहर रखने का तथा विशिष्ट विषयों पर चर्चा हेतु गुप्त बैठक करने का विशेषाधिकार। तीसरा पॉइंट है अपनी स्वयं की प्रक्रिया व आंतरिक विषयों, व्यवसाय के संचालन तथा उन्हें विनियमित करने का विशेषाधिकार। अगला जो चौथा पॉइंट है वो कह रहा है सदन के सदस्य और साथ ही साथ बाहरी व्यक्तियों को भी भर्त्सना, चेतावनी या निलंबन, सदस्य हेतु या निश्चित अवधि हेतु कारावास से सदन की अवमानना हेतु दंडित करने का विशेषाधिकार। अगला पॉइंट 5वां नंबर जो है वो कह रहा है किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, सजा, उसके बाद में कारावास या रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का विशेषाधिकार। छठा पॉइंट है संसदीय समितियों द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक व्यक्तियों, पत्रों व अभिलेखों को बुलाने या मांगने का विशेषाधिकार। जो 7वां पॉइंट है वो अधिकार है संसद की कार्यवाही की जांच करने हेतु अदालतों पर रोक लगाने का विशेषाधिकार। 8वां पॉइंट जो है या 8वां विशेषाधिकार है वो है सदन के परिसर में किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया किए जाने से पूर्व पीठासीन पदाधिकारी या पीठासीन अधिकारी की अनुमति लिए जाने का विशेषाधिकार। इस प्रकार से विकल्प सी में दिया गया विशेषाधिकार संसद सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला विशेषाधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। वो किया गया है अनुच्छेद 122 के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में
मतदान का अधिकार है दोस्तों वो है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन और निर्वाचित सदस्यों को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन अर्थात विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा एक नागरिक के अधिकार से और राज्यसभा अनुच्छेद 80 के खंड 4 में वर्णित दोनों के निर्वाचनों का मतदान का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों हम लोग सही कथन की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं पहले कथन को, और पहले कथन के अनुसार बात करें तो दोस्तों पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन और जो चौथा कथन है इसको पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि आयोग के द्वारा स्टार मार्किंग इसको की गई है। और फिलहाल हम लोग देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है तत्कालीन प्रावधानों के अनुसार कतिपय अपवादों यथा असम के स्वायत्तशासी जिलों एवं लक्षद्वीप के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों और सिक्किम, इसके अतिरिक्त लोकसभा का निर्वाचन कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। दोस्तों नोट कह रहा है वर्ष 2003 में प्रत्येक प्रतिनिधित्व अधिनियम 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 ईस्वी में किए गए संशोधन के तहत अब कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है यदि वह किसी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता या निर्वाचक हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों सही कथन की बात करें तो नीचे जो 4 कथन दिया गया है उसमें से पहला कथन जो है वो केवल राज्यसभा में ही न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। और अगले सही कथन की बात करें तो वो ऑप्शन नंबर सी वाला जो कथन है वो बिल्कुल सही है कि किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधान वर्जना नहीं है। इस तरीके से ए और सी दोनों कथन सही हो रहा है, इसका राइट आंसर होगा ए और सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। इस तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य होते हैं। दोस्तों राज्यसभा में 12 एवं लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत होते हैं। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में किए गए संशोधन के तहत लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय सदस्यों के प्रतिनिधित्व हेतु मनोनयन की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। संविधान मनोनीत सदस्यों में मंत्री बनने से मना नहीं करता। दोस्तों अनुच्छेद 75 के खंड 5 में उपबंधित है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह से किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है या उसका सदन का सदस्य नहीं है या उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अर्थात किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। यदि वह संसद सदस्य नहीं बन पाता तो वह मंत्री नहीं रहेगा। साथ ही यह भी एक तथ्य है कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं दे सकते हैं जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देते हैं। इस प्रकार वर्तमान में प्रश्नगत विकल्पों में से ए और सी के कथन जो हैं वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 29 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के लिए अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के क्रम में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के परिवर्तन में होने की स्थिति में अनुच्छेद 353 के तहत तथा अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था में अनुच्छेद 357 के तहत
किसी विधायी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। दोस्तों इसके लिए पहले पॉइंट को देखते हैं, जो कि कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु ये कथन बिल्कुल सही है। संबंधित राज्यों की सहमति से ये कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और चौथा कथन है राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। इस तरीके से चारों का चारों कथन सही है। अब देखते हैं इसके कूट को। अतः कूट ऑप्शन के तहत ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी चारों के चारों कथन जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। वह है दोस्तों अनुच्छेद 253, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर देख चुके हैं। फिलहाल देखते हैं 32 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधायन नहीं कर सकती है जब तक राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। और अगला जो है दोस्तों वो पॉइंट है कि राष्ट्रपति आपातकाल लागू हो। अर्थात दूसरा और चौथा जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 2 तथा 4 जो ऑप्शन है वो सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। वो बना सकती है दोस्तों बिना किसी राज्य की सहमति से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है। दोस्तों वो संसद बना सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है। इसके अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंधों में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित या उल्लेखित नहीं है वो विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है बैठ जाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बैठ जाना। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है मर्यादा क्या है दोस्तों, विनम्र एवं स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना। उसके बाद में पक्ष त्याग के बारे में बात करें तो पक्ष त्याग जो है वो सदन के किसी सदस्य के द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग करके दूसरे दल में शामिल हो जाना ही पक्ष त्याग कहलाता है। उसके बाद में अंतरप्रदत्त की बात करें तो वो किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया ही अंतःप्रदत्त कहलाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बैठ जाना किसे कहते हैं। तो बैठ जाना कहलाता है अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। ये प्रक्रिया जो है वो बैठ जाना कहलाती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है संसद में शून्यकाल का समय है। दोस्तों संसद में शून्यकाल की समय की बात करें तो वो है सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है शून्यकाल अर्थात 0 आवर विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय ही शून्यकाल कहा जाता है, जिसकी अवधि 1 घंटे की हो सकती है, जिसे 0 आवर भी कहा जाता है। यह सामान्यतः दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का समय का होता है। पहले राज्यसभा में भी यही स्थिति थी, परंतु राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि को वर्ष 2014 में परिवर्तित करके दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कर दिया गया है और तदनुसार अब राज्यसभा में सर्वप्रथम 11 बजे से दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाते हैं, जिसके बाद सभापति की अनुमति के साथ तत्काल आवश्यक जनहित के मुद्दे अर्थात शून्यकाल के तहत उठाए जाते हैं और फिर विशेष उल्लेख 12 बजे तक के लिए किए जाते हैं। इस प्रकार
अब राज्यसभा में शून्यकाल का समय प्रश्नकाल से पूर्व अर्थात सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच हो गया है, जबकि लोकसभा में यह पूर्ववत प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक है। वहीं संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल जो है, शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। दोस्तों, शून्यकाल में किसी तत्काल आवश्यक जनहित के मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन अध्यक्ष या सभापति को पूर्व सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति या मामले को क्रम का निर्णय अध्यक्ष या सभापति पर निर्भर करता है। इस दौरान सदन का कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित प्रश्न मंत्रियों से पूछ सकता है और उत्तर देने को कह सकता है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ है। दोस्तों, इसके लिए जो है वो स्टार मार्किंग की गई है, वो ऑप्शन इसमें है ही नहीं और हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 38 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है। दोस्तों, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन माने तो वो है दोस्तों भारत की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 39 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। वो दोस्तों अधिक से अधिक 1 घंटे की हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। दोस्तों, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। वो होती है दोस्तों द्वितीय वाचन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है विधेयक को पुनः स्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन होता है। द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है। सदन के सदस्य इसी स्तर पर आम बहस करते हैं और द्वितीय वाचन में ही सदन विधेयक को प्रवर समिति या दोनों सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंप सकता है। द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर खंडशः विचार भी होता है। प्रभारी सदस्य का यह प्रस्ताव कि विधेयक या यथा संशोधित विधेयक पारित किए जाएं, विधेयक का तृतीय वाचन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 42 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है। उसे पारित किया जाना होता है दोस्तों उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत में कोई विधेयक संशोधित सहित दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। ज्ञात हो कि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक हेतु यह लागू नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा। उस समय होगा दोस्तों संयुक्त सत्र जो है वो यथा समय आहूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 का खंड 5 में वर्णित है कि यदि राष्ट्रपति ने सदन की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है और उसके पश्चात लोकसभा का विघटन हो जाता है तो भी संयुक्त बैठक हो सकेगी और विधेयक व्यापगत नहीं होगा तथा उसे पारित किया जा सकेगा। इस तरीके से अगला प्रश्न कह रहा है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। वो करेगा दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 का खंड 4 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर करता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति के संदर्भ में अनुच्छेद 118 का खंड 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं।
दोस्तों अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक में लोकसभा का उपाध्यक्ष पीठासीन होगा। यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा। यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा तय किया जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 45 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो वो स्पीकर करता है, लोकसभा का स्पीकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है। वो है दोस्तों लोकसभा का स्पीकर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। वो करता है दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें 48 नंबर, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है। वह है दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष। हम लोग देखते हैं इसके और भी ऑप्शंस को। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करिए। दोस्तों यहाँ पे 3 कथन दिया हुआ है और तीनों कथन के पढ़ने के बाद बताना है कि कौन सा इसमें से सही कथन है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहले कथन को। पहला कथन कह रहा है भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संस्वीकृत है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। ये कथन भी बिल्कुल सही है। अगला कथन है भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक सेवा आयोग अर्थात निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी। ये कथन भी बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि तीनों के तीनों कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी साधारण विधि निर्माण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है दोस्तों वो दहेज निरोधक विधेयक 1959 पर 6 और 9 मई 1961 को आयोजित की गई थी। वहीं द्वितीय संयुक्त बैठक की बात करें तो बैंक सेवा आयोग निरसन बिल 1977 को पारित करने के लिए ही 17 मई 1978 ईस्वी को आयोजित हुई तथा तृतीय संयुक्त बैठक 26 मार्च 2002 ईस्वी को आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 के संदर्भ में आयोजित की गई थी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 50वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। दोस्तों संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो है वो आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हों। इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात केवल चौथा कथन जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस तरीके से 51 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। दोस्तों भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रथम बैठक की बात करें तो वे हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देख चुके हैं। फिलहाल देखते हैं 52 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, अर्थात केवल एक जो कथन है वो सही है। बाकी देखते हैं दूसरे कथन को, धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में ये कथन सही नहीं होगा और संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में ये कथन भी सही नहीं होगा। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कथन एक जो है वो केवल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल एक जो कथन है वो सही है। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं 53 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। दोस्तों वो सामान्य विधेयक के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा सामान्य विधेयक।
आगे बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। दोस्तों वो होती है साधारण विधेयक के संबंध में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है। दोस्तों कोई कानूनी विधेयक जो है वो संसद के दोनों में से दोस्तों संसद के एक पटल पर रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अर्थात दोनों में से संसद के एक पटल पर रखा जा सकता है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से एक के पटल पर रखा जा सकता है, जबकि धन विधेयक तथा अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड क से उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्त विधेयक या संशोधन केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। दोस्तों 56 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है कि नीचे दो कथन दिया गया है और दोनों कथनों को पढ़ने के बाद ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। सबसे पहले देखते हैं पहले कथन को जो कि कह रहा है लोकसभा में लंबित कोई विधेयक जिसके सत्रावसान पर व्यापगत या लैप्स हो जाता है। उसके बाद में दूसरा कथन कह रहा है राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा में पारित नहीं किया है लेकिन लोकसभा के विघटन पर व्यापगत नहीं होगा। इस तरीके से दोनों कथनों के एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, अर्थात केवल दो कथन जो है वो सही है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है अनुच्छेद 107 के खंड 3 के अंतर्गत संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यापगत नहीं होता, अतः कथन 1 जो है वो असत्य है। अनुच्छेद 107 के 5 अनुसार अर्थात 107(5) के अनुसार लोकसभा में लंबित विधेयक अथवा लोकसभा द्वारा पारित एवं राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यापगत हो जाएगा, जबकि अनुच्छेद 107(4) के अंतर्गत राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यापगत नहीं होगा, अर्थात कथन 2 जो है वो सत्य है। इस प्रकार से ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। वह दोस्तों अनुच्छेद 265 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों एवं लोक लेखे, अनुच्छेद 300 संघ एवं राज्यों के नाम से वाद और कार्यवाही तथा अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत की संचित निधि से धन निर्गत कर किसका नियंत्रण है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से किसी का नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राजहुंडिया निर्गमन कर के उधार द्वारा या अग्रिम अर्थोपाय द्वारा लिए गए सभी उधार और उधारों के प्रतिसंदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से मिलकर बनती है। यह संसद में नियंत्रणाधीन होती है। दोस्तों संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक निर्गमित नहीं की जा सकती है जब तक संसद की अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं अगले पॉइंट को जो कि कह रहा है इसलिए बजट प्रावधानों के अनुरूप कार्यपालिका को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब संसद अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग अधिनियम के माध्यम से इस हेतु अनुमानित प्रदान करती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 59 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। दोस्तों वो भारत की संचित निधि में जमा होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं देखते हैं 60 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है
भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? वह दोस्तों भारत की संसद की अनुमोदन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? वह है दोस्तों भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन एवं पेंशन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 112 का खंड 3 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय जो है वो निम्नलिखित प्रकार से है। पहला पॉइंट है राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, और बी पॉइंट है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। इस तरीके से अगले पॉइंट को देखें तो सी पॉइंट कह रहा है ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा तथा ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डी जो पॉइंट है वो कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन। उसके बाद में फेडरेशन न्यायालय के न्यायाधीशों को या उसके संबंध में संदेय पेंशन। इसमें में तीसरा पॉइंट कह रहा है उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या उसके संबंध में दी जाने वाली पेंशन जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में अधिकारिकता का प्रयोग करता है या जो भारत डोमिनियन के राज्यपाल वाले प्रांत के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय आधिकारिकता का प्रयोग करता था। देखते हैं ई पॉइंट जो कि कह रहा है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को या उसके संबंध में संदेय, पेंशन, भत्ते और पेंशन और वेतन। दोस्तों एफ कह रहा है किसी न्यायालय या मध्यस्थतम अधिकरण के निर्णय, उसके बाद में डिक्री या पंचाट की दृष्टि हेतु अपेक्षित राशियां। जी पॉइंट जो है वो कह रहा है कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या संसद की विधि द्वारा इस प्रकार भारित पोषित किया जाता है, जैसे कि अनुच्छेद 322 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन। आगे बढ़ते हैं, इसके संबंधित कुछ नोट्स को देखें जो कि कह रहा है भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन व भत्ते प्राप्त करते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं 62 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? वो है दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन तथा भत्ते, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 267, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(1) का एक आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। यह राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होती है। इसका गठन किसी अत्यावश्यक आकस्मिक प्रकृति के व्ययों हेतु किया गया है। इसे आकस्मिक व्यय का अनुच्छेद 115 या अनुच्छेद 116 के अधीन अनुदानों के रूप में संसदीय विधि द्वारा प्राधिकृत किए जाने के लंबित रहने, उसके बाद में रहने तक इस निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने हेतु यह निधि राष्ट्रपति के व्ययाधीन होती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 65 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है संघ की सरकार अर्थात यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। दोस्तों कथनों के विचार करने के बाद पता चलता है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इस सिलसिले में देखें दूसरे कथन को जो कि कह रहा है भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। ये वाला दूसरा कथन जो है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से इसके ऑप्शन को देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात केवल दूसरा कथन जो है वो सही है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है बजट तैयार करने की प्रमुख जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की होती है, न कि राजस्व विभाग की। वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग विगत वर्षों में राजस्व संबंधी आंकड़ों के संदर्भ में आने वाले वर्ष के लिए राजस्व का अनुमान तैयार करता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 एक में संचित निधि का प्रावधान है। संसद की अनुमति के बिना संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता है। अगले पॉइंट को देखें जो कि कह रहा है अनुच्छेद 266 का खंड 2 में लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। इसमें संचित निधि में जमा के अतिरिक्त अन्य लोक धन राशियाँ जमा की जाती है। इसमें लोक भविष्य निधि, न्यायिक जमा आदि धन शामिल किए जाते हैं। लोक लेखा से धनराशि निकालने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं है। इस निधि का नियंत्रण कार्यपालिका के पास होता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों वो है आर्थिक कार्य विभाग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है संघीय वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संसदीय स्वीकृति से पूर्व, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 68 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। वो किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 110 के तहत, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है अनुच्छेद 109 में वर्णन किया गया है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा को परिभाषित किया गया है। जबकि बात करें अनुच्छेद 111 के बारे में तो इसमें विधेयकों पर अनुमति को बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल है। पहला प्रावधान की बात करें तो भारत सरकार के उधार लेने का नियमन, अर्थात पहला जो पॉइंट है वो सही है। दूसरे पॉइंट को देखें भारत की समेकित निधि की निगरानी करना, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। इस तरीके से बचे हुए पॉइंट को भी देखें तो ऑप्शन सी या पॉइंट सी कह रहा है किसी राज्य के खातों या लेखों की लेखा परीक्षा, अर्थात इस तरीके से देखने के बाद तीनों के तीनों कथन जो है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार उस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा जिसमें निम्न में से कोई भी अथवा किसी उपबंध सम्मिलित होगा। इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर क को किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, उसके बाद में परिहार, परिवर्तन या विनिमय। उसके बाद ख पॉइंट कह रहा है भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रतिभूति देने का विनिमय अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाले किन्हीं वित्तीय बाधाओं से संबंध में विधि का संशोधन। इसके बाद में पॉइंट ग को देखें जो कि कह रहा है भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसे किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना। घ पॉइंट है जो कि कह रहा है भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग। और अंग कह रहा है किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना या भारत की संचित निधि या भारत की लेखा से धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य की लेखाओं की संपरीक्षा। उसके बाद में 6 कह रहा है उपखंड क से उपखंड 6 में विनिर्दिष्ट किसी विषय का अनुसांगिक कोई विषय। इसके बाद में नोट जो कह रहा है प्रश्न के हिंदी अनुवाद में वित्त विधेयक दिया गया है जबकि अंग्रेजी वर्जन में मनी बिल दिया गया है जिसका अर्थ है धन विधेयक होता है। दोस्तों अंग्रेजी वर्जन के आधार पर ही इस प्रश्न की व्याख्या की गई है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 71 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है। दोस्तों इसकी सम्मिलित होने की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। फिलहाल देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 110 के उपबंधों के तहत टैक्स लगाना, उसके बाद समाप्त करना और
उसके विनिमय में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनिमय करना, भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना तथा किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, इन सभी को धन विधेयक की परिभाषा में शामिल किया गया है। इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ई हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 72 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। दोस्तों बात करें एक बार फिर से इस प्रश्न के बारे में, तो 72 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसके और भी पहले ऑप्शन को देखें, इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा के तहत कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध तथा संचित निधि एवं आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध तो शामिल हैं, परंतु जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध इसमें सम्मिलित नहीं है। वस्तुतः अनुच्छेद 110 के खंड 2 के अनुसार कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्माने या अर्थदंडों के अभिरोपण का उपबंध करता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और 73 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है, इस तरीके से 73 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से सही क्या नहीं है। दोस्तों सही क्या नहीं है इसके बारे में बात करें तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, अर्थात राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। उसके बाद में इसके अगले पॉइंट को देखें जो कि छठा पॉइंट है, राष्ट्रपति वित्त विभाग पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता। अर्थात इन सभी तमाम कथनों में कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 ही कथन सही हो रहे हैं, अर्थात 2 कथन जो है वो सही नहीं है, अर्थात बाकी के जितने कथन है वो सही है और कथन 5वां है और उसके बाद में छठा जो है वो सही नहीं है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वां छठा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 का खंड 1 में किया गया है, वहीं प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। दोस्तों किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। कोई धन विधेयक है या नहीं इसका विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 110 और उसके खंड 3 के तहत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और इसका विनिश्चय अंतिम होता है। अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड क से लेकर के उपखंड च में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्त विभाग वित्त विधेयक एवं धन विधेयक दोनों को लोकसभा में ही पेश किया जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। धन विधेयक पर राज्यसभा को मात्र 14 दिन का समय दिया जाता है, परंतु साधारण वित्त विधेयक जो धन विधेयक नहीं है उसको राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए रोक सकती है। राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है तथा असहमति की अवस्था में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इसके बाद देखें अगले पॉइंट को जो कि कह रहा है राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, परंतु साधारण वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदनों को वापस लौटा सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। दोस्तों सही नहीं है की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। यह कथन जो है वो सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को जो कि कह रहा है 75 नंबर प्रश्न, यह धन विधेयक है इसका निर्माण कौन करता है। दोस्तों धन विधेयक के निर्माण की बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड 3 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और उसका विनिश्चय अंतिम होता है। अनुच्छेद 110 का खंड 4 के अनुसार जब धन विधेयक राज्यसभा को परिभाषित किया जाता है और तब उसे अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब उसे लोकसभा का अध्यक्ष धन विधेयक के रूप में हस्ताक्षर सहित पृष्ठांकन कर प्रमाणित करता है।
आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग 76 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है। दोस्तों धन विधेयक को प्रमाणित करने की बात करें तो वो स्पीकर है लोकसभा की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। दोस्तों इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों इन 4 ऑप्शंस में से सही कथन को चूज करना है, तो इन ऑप्शनों के अनुसार इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में सही कथन जो है वो यह है कि इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है आयोग के प्रश्न पत्र में हिंदी संस्करण में वित्त विधेयक लिखा गया है जबकि अंग्रेजी संस्करण में मनी बिल लिखा गया है। अतः इस प्रश्न पर आयोग का आशय धन विधेयक से है, न कि वित्त विधेयक से। संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया है। अनुच्छेद 109(1) में कहा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अतः धन विधेयक अर्थात मनी बिल केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड क से लेकर के उपखंड 6 में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला वित्त विधेयक भी लोकसभा में ही पेश किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है 79 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है। दोस्तों भारत सरकार के द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है लोकसभा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। दोस्तों सही कथन के संदर्भ में देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है या किया जाता है। इस तरीके से इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में ही पुनः स्थापित या प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है। दोस्तों अनुच्छेद 109 के 5 के अनुसार यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों की अवधि में नहीं लौटाती है तो उसे राज्यसभा द्वारा भी उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जिसमें वह लोकसभा के द्वारा पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर प्रश्न कह रहा है धन विधेयक पेश किया जा सकता है। दोस्तों धन विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों ये प्रश्न में कह रहा है कि 4 यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं और इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन से सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। ये वाला कथन जो है वो गलत है। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये कथन गलत है और प्रश्न में गलत उत्तर को ही चूज करने के लिए कह रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अगले प्रश्न को जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों सही कथन के संदर्भ में देखें तो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 84 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है। दोस्तों धन विधेयक जो है वो लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 85 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 86 नंबर प्रश्न कह रहा है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। इसका सही आंसर हो जाएगा 14 दिनों तक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को 87 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। दोस्तों 14 दिनों तक ही रोक सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है
लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने समय तक रोक के रख सकती है। दोस्तों उसे अधिकतम 14 दिन के लिए ही रोक के रख सकती है राज्यसभा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 89 नंबर प्रश्न कह रहा है राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए। दोस्तों 14 दिन के अंदर ही इसे वापस कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो। दोस्तों उसे राज्यसभा के द्वारा संशोधित किया गया हो। इस तरीके से इस प्रश्न का हम लोग सही आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यह पारित समझा जाएगा कि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हेतु वापस कर दे। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। सबसे पहले इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं जो कि कह रहा है अनुच्छेद 109 के प्रावधानों के तहत धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को अधिक विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं एवं राज्यसभा के अधिकार सीमित है। अतः यदि राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक में कोई संशोधन किया है तो लोकसभा इसे स्वीकार या अस्वीकार करते हुए पारित कर सकती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 91 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्लंबित, उसके बाद में दोस्तों अंतर्लंबित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्लिप है, कोई धन विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्बिलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है तो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इसे साधारण विधेयक की तरह प्रयोग किया जाता है तथा इसके लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो साधारण विधेयक के लिए अपनाई जाती है। तथापि अनुच्छेद 117 के 3 के अनुसार भारत की संचित निधि से व्यय करने संबंधी उपबंध वाला विधेयक संसद के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन से राष्ट्रपति ने सिफारिश नहीं की है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। दोस्तों वो शब्द है बजट, अर्थात भारत के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है जबकि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। दोस्तों इसमें बताना है कि जो नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस हैं उन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस है या कौन सा कथन है जो बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। ये वाला कथन जो है वो बिल्कुल गलत है। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्रश्न में गलत ऑप्शन को ही चूज करने के लिए कह रहा था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को जो कि कह रहा है समेकित निधि या संचित निधि पर प्रभारित व्यय अनुच्छेद 113(1) संसद में मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकती हैं, केवल उन पर चर्चा की जा सकती है। अतः प्रभारित व्ययों में कोई परिवर्तन करने का अधिकार संसद को नहीं है। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोकवित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती है। दोस्तों इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को देखें तो सबसे पहले हम लोग इसके कथन का अध्ययन करते हैं और पहले कथन को देखते हैं। संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना, ये कथन बिल्कुल सत्य है। उसके बाद में कह रहा है दोस्तों दूसरा कथन विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, ये कथन भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में तीसरे कथन को देखें जो कि कह रहा है अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान, ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से अगले कथन को देखते हैं। चौथा कथन जो कि कह रहा है
संसदीय बजट कार्यकाल द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालीन अथवा कम से कम मध्यवर्गीय पुनरावलोकन। ये कथन जो है दोस्तों वो गलत है, अर्थात ये 4 नंबर जो कथन है ये नहीं हो सकता है। उसके बाद में 5वें कथन को देखें जो कि कह रहा है संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। ये कथन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कथन 1, कथन 2, कथन 3 और कथन 5 जो है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल 1, 2, 3 और 5। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है भारत के लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। भारत की संचित निधि से मुद्रा निकालने के लिए विनियोजन विधेयक पारित करना पड़ता है। उसके बाद में अनुपूरक अनुदानों और लेखानुदान तथा संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुत करके भी लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया जाता है। संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालीन अथवा कम से कम मध्यम वर्गीय पुनरावलोकन किए जाने का प्रावधान विश्व के कई देशों जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इत्यादि में है, परंतु भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 95 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं जो कि कह रहा है वार्षिक संघीय बजट के लोकसभा द्वारा पारित न होने का तात्पर्य लोकसभा में सरकार के अल्पमत में आ जाने से है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र प्रस्तुत करेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दोस्तों भारत की संसद के संदर्भ में बात करें तो 2 कथन दिया हुआ है और इन दोनों कथनों के पढ़ के बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा सही नहीं है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहले कथन को जो कि कह रहा है गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। दोस्तों पहला कथन जो है वो उसके अनुसार से हम लोग देखें तो ये कथन जो है वो बिल्कुल गलत है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और दूसरे कथन को देखते हैं। कह रहा है हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया। ये कथन भी बिल्कुल गलत है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा ना तो कथन 1 सही है और ना ही कथन 2 सही है। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है गैर सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो कि संसद के ऐसे सदस्य द्वारा सदन के पटल पर पुनः स्थापित किए जाते हैं जो मंत्री नहीं होते हैं, जबकि सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो किसी मंत्री द्वारा सदन के पटल पर पुनः स्थापित किए जाते हैं। गैर सरकारी विधेयक भी सदन में एक प्रक्रिया के तहत पेश किया जाता है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का गठन लोकसभा में किया जाता है और समिति में कुल मिलाकर के 15 सदस्य होते हैं तथा लोकसभा के उपाध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद से अब तक 14 गैर सरकारी विधेयक दोनों सदनों में पारित हो चुके हैं। अतः दिए गए उपयुक्त कथन में से ना तो कथन 1 सही है और ना ही कथन 2 सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो संसद में आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व ही प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है चालू वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में आगामी वर्ष की बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें चालू वर्ष में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति एवं गतिविधियों के साथ राजकोषीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है लेखानुदान संघ सरकार को अनुमानित प्रदान करता है। दोस्तों लेखानुदान जो है वो संघ सरकार को अनुमानित प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को।
जो कि कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत विनियोग विधेयक या बजट के समय सीमा के अंदर पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं 99 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है लेखानुदान क्या है। दोस्तों लेखानुदान बना है, प्रश्न कह रहा है लेखानुदान बना है, तो लेखानुदान बना हुआ है बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 100 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। दोस्तों संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 101 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है। दोस्तों लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच के अंतर की बात करें तो इसका अंतर जो है दोस्तों वो हो जाएगा, लेखानुमोदन सरकार की बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवधि दोनों सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन नंबर जो दो कथनों में से जो दूसरा कथन है वही सही हो रहा है। इस तरीके से इसके हम लोग देखते हैं ऑप्शंस को, ऑप्शंस के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल कथन 2 सही है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है बजट प्रक्रिया संपन्न होने अर्थात बजट पर संसद में चर्चा एवं मतदान होने से पूर्व नए वित्त वर्ष का आरंभ हो जाने की स्थिति में वित्तीय संसाधनों के लिए संचित निधि से धन निकालने हेतु लेखानुदान संसद में पारित किया जाता है। यह सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है। लेखानुदान अस्थायी एवं कार्यवाहक दोनों सरकारें प्रस्तुत कर सकती है। अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं तथा यह चुनाव से पूर्व की कार्यवाहक सरकार तथा चुनाव के बाद की नियमित सरकार दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। फरवरी 2009 ईस्वी में तत्कालीन कार्यवाहक वित्त मंत्री आम चुनाव की घोषणा तब तक हो चुकी थी। उस समय प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2009-10 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102 नंबर, जो कि कह रहा है व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुदान का अनुरोध, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है अनुच्छेद 113(2) के अनुसार संचित निधि पर भारतीय व्ययों के अतिरिक्त अन्य व्ययों के अनुमान अर्थात प्रकलन लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और लोकसभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से मना कर दे अथवा किसी मांग को उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे। नेक्स्ट देखते हैं 103 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित है। दोस्तों सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित की बात करें तो इसमें जो है 5 कथन दिया हुआ है और पांचों कथन के बाद पढ़ने से ये स्पष्ट होता है कि पहला कथन जो है वो बजट का प्रस्तुतिकरण, ये कथन जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद में दूसरा कथन कह रहा है बजट पर चर्चा, ये कथन भी सही है। और तीसरा कथन है विनियोग विधेयक को पारित करना, ये कथन भी सही है। जबकि चौथा है लेखानुदान, ये कथन सही नहीं है। और पांचवा है वित्त विधेयक को पारित करना, ये वाला पॉइंट जो है वो भी बिल्कुल सही है। तो हम लोगों ने देखा इन 5 पॉइंट में 1, 2, 3 और उसके बाद में 5, ये 5 जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही हो रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2, 3 और 5। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना तथा वित्त विधेयक को पारित करना सामान्य वित्तीय विधायन के चरण है। जबकि लेखानुदान, उसके बाद में प्रत्यायानुदान एवं अपवादानुदान अनुच्छेद 116 इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 104 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है संविधान में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति को
पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। दोस्तों एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे। संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। इस संदर्भ में दोस्तों 4 कथन दिया हुआ है और चारों कथन में से बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो सबसे पहले कथन को देखते हैं जो कि कह रहा है एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो, ये कथन भी सही है। राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधी विधेयक पर, यह तीसरा कथन भी सही है। और बात करें चौथे कथन की तो कह रहा है धन विधेयक पर, अर्थात चारों के 4 कथन जो है वो यहाँ पे सही है, अर्थात ये चारों कथन सही है। हम लोग देखते हैं इसके ऑप्शंस को। चारों ऑप्शन के अनुसार दोस्तों कूट को देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त में सभी चारों के चारों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं जो कि कह रहा है प्रश्नगत सभी विकल्प में प्रस्तुत विधायन प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं 105 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। वो है दोस्तों कटौती प्रस्ताव का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है सबसे पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं निंदा प्रस्ताव के बारे में। दोस्तों सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की आलोचना के लिए ही ये लाया जाता है। उसके बाद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में बात करें तो ये किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने और उसे पद एवं सत्ता के अनुरूप औपचारिक कथन की प्राप्ति के लिए लाया जाता है। इसके बाद में अगले पॉइंट की बात करें तो वो है दोस्तों कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव की बात करें तो बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है, वे मात्र कमी कर सकते हैं और ऐसा कि वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों नीति निरनुमोदन कटौती, सांकेतिक कटौती और तीसरा है मितव्ययिता कटौती। उसके बाद में स्थगन प्रस्ताव के बारे में बात करें तो ये किसी आवश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करने हेतु लाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 106 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है। दोस्तों कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य है बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है बजट की अनुदान मांगों में संशोधन हेतु लोकसभा या राज्यसभा की विधानसभा में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव कहलाता है। इसके तहत सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों को अनुचित बताते हुए उसमें कमी का प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 107 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो कथन दिया हुआ है उसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों पहले कथन को जो कि कह रहा है नीति निर्नुमोदन प्रस्ताव जो कि बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है, ये जो है सही सुमेलन है। दूसरा है मितव्ययिता प्रस्ताव, बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए, ये कथन भी बिल्कुल सही सुमेलन है। उसके बाद में तीसरे सुमेलन को देखें जो कि कह रहा है सांकेतिक प्रस्ताव। दोस्तों इसमें कह रहा है बजट की मांग में से 100 रुपये कम की कर दिए जाएं, ये भी सही सुमेलन है। अर्थात यहाँ पे तीनों के तीनों सही सुमेलन है। और अब हम लोग देखते हैं चौथे सुमेलन को जो कि कह रहा है लेखानुदान, और इसको सुमेलित किया गया है बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। अर्थात ये वाला जो सुमेलन है वे सही नहीं है। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये डी वाला जो ऑप्शन है वो सही सुमेलन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है बजट प्रस्तुतिकरण एवं बजट मांगों के सदन से पारित होने के मध्य के समय में प्रशासनिक व्यय को पूरा करते हेतु लेखानुदान की मांग की जाती है। अन्य शब्दों में यह बजट पारित होने के पहले के प्रशासनिक व्यय हेतु आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक अग्रिम मांग है। प्रश्नगत शेष विकल्प जो है वो सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं 108 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है। दोस्तों वो किया है स्थगन प्रस्ताव को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है ध्यानाकर्षण की संकल्पना भारत की दिन है। यह आधुनिक संसदीय प्रक्रिया की एक नवीन संकल्पना है और इसमें प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सदस्यों को अविलंबनीय लोक महत्व के विषय में सरकार की विफलता अथवा उसके द्वारा की गई अपर्याप्त कार्यवाही को सामने लाने का अवसर मिलता है। यह स्थगन प्रस्ताव के सदृश है, परंतु इसमें निंदा का पक्ष नहीं होता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 109 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थगन प्रस्ताव, उसके बाद में प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न, अर्थात ये तीनों के तीनों जो पॉइंट दिया हुआ है वह सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है भारत की संसद स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल तथा अनुपूरक प्रश्न के द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है, जिसे इस प्रकार से समझा जा सकता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों स्थगन प्रस्ताव को। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य यह होता है कि वर्तमान अर्थात तत्कालिक संसदीय प्रक्रिया को रोककर अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा की जाए। उस प्रश्नकाल की बात करें तो प्रश्नकाल में दोस्तों लोकसभा की बैठक का पहला घंटा होता है और राज्यसभा में दूसरा घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान 1 घंटे का प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तर दिए जाते हैं। उसके बाद में अनुपूरक प्रश्न की बात करें तो अनुपूरक में संसद के प्रत्येक सदन में प्रश्न सामान्यतया मंत्रियों से पूछे जाते हैं और वे प्रश्न 3 श्रेणियों के होते हैं। उसमें पहला श्रेणी है तारांकित, उसके बाद में अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न। ये 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्नों का उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है तथा उत्तर के संतोषजनक न होने पर मुख्य प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 110 नंबर प्रश्न कह रहा है तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है। दोस्तों यहाँ पे 6 पॉइंट दिए हुए हैं और इन 6 पॉइंट में से चूज करके बताना है कि तारांकित प्रश्न से संबंधित कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि इसमें उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। और अगले पॉइंट को देखें तो पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये 2 पॉइंट जो है बिल्कुल सही है, पॉइंट 1 और पॉइंट 3। इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1वां और 3रा जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग अभी अभी ऊपर वाले प्रश्न में देखे हैं। फिलहाल 111 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। दोस्तों भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने के उद्देश्य की बात करें तो वो सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु ही लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 112 नंबर जो कि कह रहा है कथन ए और उसके बाद में कारण आर। कथन ए दिया हुआ है और कारण आर दिया हुआ है। इन दोनों का अध्ययन करने के बाद बताना है कि जो नीचे कूट दिए हुए हैं उस कूट का कौन सा कूट सही है। सबसे पहले कथन 1 का अध्ययन करते हैं हम लोग। दोस्तों सरकार सभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है और इसका कारण बता रहा है कि इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। इस तरीके से इसके कूट का हम लोग अध्ययन करते हैं। दोस्तों पहला कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही है, सत्य है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है कथन कारण दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। नियम 184 के तहत जनहित के किसी मुद्दे पर लगाए गए प्रस्ताव पर लोकसभा में बहस होने के बाद मतदान होता है और यदि सरकार के पक्ष में कम मत पड़ते हैं तो सरकार के गिरने का खतरा भी बना रहता है। इस तरीके से 113 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन से अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों स्टार मार्किंग की गई है आयोग के द्वारा। हम लोग देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है वर्ष 2005 के नियम
377 के अंतर्गत लोकसभा में सदस्यों द्वारा उठाए जाने वाले मामलों की संख्या को प्रतिदिन 15 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया है तथा पुनः 2015 में इसे और बढ़ाकर के 30 कर दिया गया ताकि अधिक सदस्य अपने मुद्दा उठा सके। इस तरीके से 114 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है संसदीय प्रक्रिया में गिलोटीन का क्या अर्थ है। दोस्तों संसदीय प्रक्रिया में गिलोटीन की बात करें तो वो विधेयक पर बहस होने को बंद कर देना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है गिलोटीन समापन का एक अन्य रूप है। इसका अर्थ है जारी कार्य से संबंधित लंबित प्रस्ताव या प्रस्तावों पर चर्चा हेतु आवंटित समय समाप्त हो जाने पर सभापति राज्यसभा या अध्यक्ष लोकसभा दोस्तों इसके द्वारा मत लिया जाना। समापन के विपरीत प्रयोग किए जाने वाले गिलोटीन से पूर्व कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जाता। सभापति या अध्यक्ष बिना किसी और चर्चा के प्रस्ताव पर तत्काल मत ले लेता है। इस तरीके से 115 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों इन 4 ऑप्शंस में से सही कथन की बात करें तो वो है राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन की सत्राधीन न होने पर ही आदेश या अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं किंतु राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकती हैं जब संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन सत्राधीन न हो। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद में मंत्री प्रधानमंत्री सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या प्रशासक उसके बाद में योजना या नीति आयोग के सदस्य और सचिव शामिल होते हैं। अतः प्रश्नगत विकल्पों में से केवल विकल्प बी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 116 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों कूट के अनुसार सबसे पहले यहाँ पे 4 कथन दिए हुए हैं और इन 4 कथनों के पढ़ने के बाद कूट का अनुसार उत्तर देना है। दोस्तों सबसे पहले कथन को देखें जो कि कह रहा है संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद में दूसरा कथन जो है वो कह रहा है राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। ये कथन बिल्कुल सही है। इस तरीके से एक और दूसरा कथन जो है वो सही है जबकि तीसरा और चौथा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राज्यसभा इसे साधारण विधेयक की भांति रोक सकती है। तथापि यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है तो राज्यसभा इसे मात्र 14 दिन तक रोक सकती है। अतः राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक सकती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्रीय की एकता और अखंडता स्थापित किए गए। अतः कथन 3 जो है वो गलत है। उसके बाद में संसद के दोनों सदनों में किसी असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तथापि ऐसे किसी विवाद को लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था से सुलझाने का कोई प्रावधान नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत बना दिया गया। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर विकल्प ये जो है वही होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 117 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है भारतीय संसद का सचिवालय। दोस्तों भारतीय संसद का सचिवालय जो है वो राज्य सरकार से स्वतंत्र है। वो सरकार से स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय विधानमंडल के लिए सरकार से स्वतंत्र एवं असंबद्ध पृथक सचिवालय का विचार जनवरी 1926 ईस्वी में प्रभावी रूप से सामने आया। स्वतंत्रता के बाद भी इस विचार को अपना लिया गया। संविधान के अनुच्छेद 98 के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था है जो कि सरकार से स्वतंत्र होता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 118 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारतीय संसद की संप्रभुता
प्रतिबंधित है। दोस्तों भारतीय संसद की संप्रभुता जो है वो न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के तहत संसद सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है, परंतु उसके द्वारा निर्मित विधि संविधान के मौलिक ढांचे का अतिक्रमण न करे, इस हेतु सर्वोच्च न्यायालय उसकी विधिक समीक्षा कर सकता है। आगे बढ़ते हैं 119 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। दोस्तों भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह की बात करें तो वो 13/5/2002 ईस्वी को मनाया गया था, अर्थात 13 मई 2002 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 13 मई 2002। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है 13 मई 2002 ईस्वी को भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना अर्थात प्रथम लोकसभा चुनाव के पश्चात 13 मई 1952 ईस्वी को प्रारंभ प्रथम अधिवेशन से इसके 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 120 नंबर प्रश्न और इस टॉपिक का आखिरी प्रश्न, जो कि कह रहा है वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर चुना गया। वो था दोस्तों विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है केंद्रीय विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष 1925 ईस्वी में राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। उनका कार्यकाल अगस्त 1925 से लेकर के अप्रैल 1930 ईस्वी तक रहा था। यहाँ पे दोस्तों हम लोग अपने चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं और इसके बाद जब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे संसदीय समितियाँ के बारे में। दोस्तों इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद।